अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लाइव इंटरव्यू सीरीज में मोनिम बातूनी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास गेस्ट हैं। और उनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी के अंदर, पीआर कंसल्टेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि अगर सिर्फ मैं उन्हें एक कह दूं कि वो सोशल मीडिया के गुरु हैं तो लोग काफी सारे लोग उनको पहचान लेंगे, उनको जान लेंगे। मैं आज अपने गेस्ट का आपको थोड़ा बहुत तारुफ करवाता जाऊं। हमारे गेस्ट आज आज के हैं मिस्टर उमर कुरैशी साहब। बहुत वसी तजुर्बा है उनका। मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज में उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ बिजनेसेस को उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च किया। और वो सोशल मीडिया पूरी मार्केटिंग कंसल्टेंसी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अगर मैं वतीन का नाम लूँ तो वतीन में उन्होंने काम किया, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइबर्स नेटवर्क इन पाकिस्तान थी। फिर उन्होंने सर अशरफ चौधरी साहब के साथ काम किया एज अ सोशल मार्केटिंग कंसल्टेंट 2012 से 2017 तक। और वो फिर उनके पार्टनर भी रहे। उसके हवाले से उनसे कुछ सवालात करेंगे। और क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से वो बहुत काम किया उन्होंने। तो मैं बगैर किसी ताखीर के आज के हमारे गेस्ट मिस्टर उमर जे कुरैशी साहब को खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुनीम। आपने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, मैं सोच रहा था शायद मैं गलत इंटरव्यू में आ गया हूँ। नहीं सर, तारीफ नहीं की, ये तो हमने तो अभी तो मैंने दो से तीन लाइनें वो बताई हैं, सिर्फ के हाईलाइट कर दी। अभी उसके अलावा पूरे पूरे पैराग्राफ्स, पूरे पूरे पेजेस, पूरी बुक्स पढ़ी हैं आपके बारे में। अच्छा, बुक्स भी बन गई हैं। ज़बरदस्त। एनीवेज, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और मेरे शो में आप आए। और ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ऐसे बंदे का जिससे बहुत कुछ सीखने को मौका मिल सकता है। और शायद ये हमारे जो 20-25 मिनट हो, इससे मैं बहुत कुछ सीख जाऊं आगे। और सिर्फ मैं नहीं सीखूं, जो देख रहे होंगे वो भी इससे सीखेंगे और कुछ ना कुछ से फायदा लाजमी उठाएंगे। तो सर, सबसे पहले मैंने तारुफ तो आपको करा दिया, लेकिन आप अगर एक बेसिक से अपना तारुफ करा देंगे तो जरा मजा आ जाएगा शो को। राइट मुनीम, सबसे पहले तो मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मेरी पैदाइश गुजरांवाला में हुई है, और इसके बाद मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो सऊदी अरेबिया से हुई है, एक पाकिस्तानी स्कूल में जो फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद के साथ था। अ, इसके बाद मैंने 2000 से लेकर 2010 तक तकरीबन प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स की, सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब की, टेलीकॉम कंपनीज में जॉब की। उसके बाद 2010 में जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरी वाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फैशन डिजाइनर है। और फैशन डिजाइनिंग उन्होंने पढ़ी हुई थी, और वो प्राइवेट एग्जीबिशंस करके अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करती थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि उस काम को क्यों ना ऑनलाइन किया जाए। इससे पहले मेरे पास ऑनलाइन का कोई तजर्बा नहीं था, बट मुझे शौक था। क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई थी, तो उसमें उसकी वजह से मुझे शौक था। तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया 2010 में, और मैंने फिर सीखना शुरू किया उसको, उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हुए कि हमने उसको बूस्ट कैसे करना है, वहां पे सेल्स कैसे करनी है, फोटोग्राफी क्या होती है, फोटोग्राफी कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स को बेचते कैसे हैं, क्यूरीज का कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों की। तो ये काम मैंने शुरू किया, और करते 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 2012 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत बड़े नाम के साथ उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी करने का मौका मिला मुझे। वो नाम है अशरफ चौधरी, जो कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर हैं। वो हुआ कुछ ऐसे कि जब मैं वर्ल्ड कॉल में था, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में, तो वो वहाँ के नेशनल सेल्स मैनेजर थे। तो जानते वो इसलिए थे, लेकिन मैं एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, वो सेल्स को हेड कर रहे थे। तो मैं उन्होंने एक पोस्ट लगाई अपने फेसबुक के ऊपर कि जी मुझे इंटर्नशिप पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोगों की जरूरत है इंटर्नशिप के लिए, अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताएं डिटेल्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इतने पैसे दूंगा पर पेज, दो दो क्लाइंट्स के पेजेस हैं, उसके साथ आप मेरा पेज फ्री में हैंडल करोगे। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं और ये जो ऑफर थी ये घर से बैठ के काम करने के लिए थी।
ठीक है, उनके ऑफिस नहीं जाके करना था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपना काम साथ साथ कर रहा था। तो जब घर से बैठ के काम करने की ऑफर थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो मैंने कर किया। उसके 2 से ढाई महीने गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि यार उमर, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बेनिफिट हो रहा है क्लाइंट्स को भी, तो आई हैव एन ऑफर टू मेक कि तुम मेरे साथ एज अ पार्टनर काम करो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तुमने घर से बैठ के काम करना है, तुमने और कुछ नहीं करना, बस ऑनलाइन चैनल्स जो हैं हमारे, उसके थ्रू बिजनेस को जनरेट करना है, और उस पर मैं तुम्हें इतने परसेंट का पार्टनर बनाऊंगा। ठीक है, एंड यू हैव द से इन द होल टीम। ठीक है, मुझे उन्होंने एक डेजिग्नेशन दे दिया जो हेड ऑफ सोशल मीडिया था, हेड ऑफ सेल्स था। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन सेल्स करनी थी मैंने उसके ऊपर। तो वो किया, और करते करते उनका एक जो छोटा सा बिजनेस उन्होंने उसको स्टार्ट किया था, सर्विस स्टार्ट की थी, जो जिसके बहुत थोड़े क्लाइंट्स आते थे और लोग मजाक उड़ाते थे। वो करते 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 5 सालों में 10 लाख रुपया पर मंथ का बिजनेस बन गया। मैं उनकी टीम में ऐड होने वाला तीसरा बंदा था टोटल उनको मिला के। और जब मैंने 2017 में छोड़ी उनकी टीम की कंसल्टेंसी, तो एक तो उनका फेसबुक पेज जो है वो 10 लाख को क्रॉस कर चुका था, और जो हमारी छोटी सी 3 बंदों की टीम थी 2012 में, वो 35 से 36 लोगों पे हो गई थी। ठीक है, तो अब इसी के साथ इसी दौरान 2012 से लेके 2017 तक मुझे अगर मैं कहूं कि मुझे अशरफ चौधरी की वजह से अपने नेटवर्क में फायदा नहीं हुआ तो ये गलत होगा। जिस बंदे का क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। जब मेरा नाम अशरफ चौधरी के साथ अटैच हुआ तो मेरी भी अपनी एक पहचान भी होनी शुरू हो गई कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से मैं बढ़ा, और इसी दौरान 2016 में जो है मुझे फूड का जो है फूड की फोटोग्राफी और फूड के ऊपर काफी शौक चढ़ा। तो मैंने 2016 में एक फूड फार्म रन किया अपने एक और दोस्त के साथ मिलके, फूडीज फैमिली के नाम से स्टार्ट किया। और उसका मकसद पीछे सिर्फ ये था कि जो रेस्टोरेंट्स जो हैं हमारे शहर में, लाहौर में, उनके लिए जो डेडिकेटेड स्पेसिफिक निश बेस्ड के जो जो एजेंसीज हैं सोशल मीडिया के लिए, वो बहुत कम थी। तो क्यों ना उस मार्केट को टारगेट करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए। और फूड फोरम बनाने से हमें फायदा हुआ कि फूड फोरम पे ग्रुप्स में हमारे पास एक ऑडियंस होती होती थी जो जेन्युइन ऑडियंस थी, और रेस्टोरेंट को वही जेन्युइन ऑडियंस चाहिए होती थी। ठीक है, तो हमें फायदा हुआ उसका, और हम जो है काफी कामयाब हुए। उस फूड फोरम का नाम हमने रखा खासतौर पे फूडीज फैमिली, क्योंकि उस फूड फोरम में मेरी अपनी फैमिली, मेरे पार्टनर की अपनी फैमिली मौजूद थी, और हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी आके जो है वो आके बदतमीजी करे ऑडियंस के साथ, हमारे मेंबर्स के साथ, और जो ज्यादातर लड़के फेसबुक पे करते हैं वो ना किया जाए। और हमने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी कि हमें कोई भी कंप्लेंट आएगी तो हम आगे से उस बंदे से बहस नहीं करेंगे, हम सीधा उसको ब्लॉक करेंगे। और जिसकी वजह ये है कि अब 4 साल होने गुजर चुके हैं, और वो ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, हालांकि हम कर सकते थे बड़ा, क्योंकि हमने उस पर स्ट्रॉन्ग चेक रखा, हमने उसकी क्वालिटी मेंटेन रखी। तो वो ग्रुप अब 33,000 पे खड़ा है। अच्छा, इसी दौरान जो है मैंने डिफरेंट जगह पे टॉक्स भी की सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे डिफरेंट छोटी मोटी कंपनीज, रेस्टोरेंट्स ने मुझे अपना काम भी आउटसोर्स किया। इसी दौरान 2019 में जो है थोड़ा सा ट्रेंड क्योंकि चेंज हो गया था सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज का, एजेंसीज का। तो मैंने और मेरे पार्टनर ने हम दोनों ने अपनी जो फूडीज फैमिली के नाम पे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी थी उसको अपग्रेड किया, और हमने एक मैगजीन लॉन्च किया फोकलोर मैगजीन के नाम से। फोकलोर का मतलब है अवामी बातें, अवाम में मकबूल बातें। ठीक है, और उसका हमने जो लोगों का कलर है वो ग्रीन और वाइट रखा, ताकि वो हमें हमारा जो पाकिस्तान के लिए जो हमारी मोहब्बत है उसको शो करे। ठीक है, तो
ग्रीन कलर और फोकलोर, तो पाकिस्तान की जो अवाम में मकबूलियत वाली बातें हैं वो, लेकिन उसमें से भी वो चीजें हमसे पोस्ट करते हैं उस ऑनलाइन मैगजीन के ऊपर जो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव चीज या कंट्रोवर्शियल चीज को हम पोस्ट नहीं करते वहां पे। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल चीज तो ऑलरेडी आपको न्यूज चैनल पे नजर आती है, तो हम न्यूज चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। और एक मैगजीन है जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करता है। ठीक है, और चाहे वो जिस मर्जी निश में हो, फैशन में हो, म्यूजिक में हो, फूड में हो, एंटरटेनमेंट में हो, मूवीज में हो, लेकिन हो सिर्फ पॉजिटिव, वो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मैगजीन की हद तक बात। ठीक है, अब जब हमने अपने फूड फोरम का जो बिजनेस था, फूड इज फैमिली प्लेटफॉर्म का, उसको हमने कन्वर्ट किया, इसके अंदर ले आए हम मैगजीन के अंदर। ठीक है, मैगजीन पे लाने के साथ साथ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सोशल मीडिया एजेंसीज का थोड़ा सा चेंज हो चुका था बड़े शहरों में एटलीस्ट, तो हमने क्या किया कि हमने इन्फ्लुएंसर्स को, सोशलाइट्स को और ब्लॉगर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड करना शुरू किया। ठीक है, और इस वक्त तकरीबन 15 महीने गुजरने के बाद आज हमारे साथ लाहौर शहर के अंदर 500 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड हैं मैगजीन के साथ, जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो नहीं है कि जो अपना अकाउंट सोशल मीडिया पे बनाते ही अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो लोग हैं जिनके जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। किसी के 10,000 फॉलोअर्स हैं, किसी के 15,000 फॉलोअर्स हैं, किसी के 50,000 फॉलोअर्स हैं, किसी के लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के लाख से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी रीच है ये। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सही। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया और बड़ा ही अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, बड़ा डिटेल से हर एक चीज को आपने वाजे किया। और खास तौर पे आपने अपने कैरियर से शुरू करते हुए और फिर आप जो आपने अपने मैगजीन की बात की, और फिर फोर लोर के हवाले से आपने जो कलर स्कीम के बारे में बात की, वो सारा आपने बड़ा डिटेल से बताया, बड़ा अच्छा लगा। अब बात करते हैं सर, पाकिस्तान में बात हो रही है कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान कर दिया जाए। तो जब इस डिजिटलाइज किया जाएगा पाकिस्तान को, तो उसमें हमें किन किन चीजों को फोकस करना पड़ेगा? तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने इसके अंदर, डिजिटल मार्केट के अंदर। उनको क्या क्या मुश्किलात सामने आएंगी? क्योंकि आप ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस है, और आपने जैसे बताया कि आपने 2012 से आप सॉरी पिछले 4 साल से आप जो है ये ट्रेंड कर रहे हैं कि आप फूडीज के अंदर गए और आपने उनको एक एक ग्रुप की सूरत में, आप अगर देखा जाए तो आपने उनको डिजिटल कर दिया। तो अब वो अपने बिल्कुल, फेसबुक पेजेस भी रन कर रहे होंगे, ग्रुप के अंदर भी उनकी पोस्ट आती होगी जी आज हमने नया मेन्यू में ये चीज ऐड कर दी है, या हम आज बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। ये इवेंट है तो हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको हम कैसे डिजिटलाइज करें? मुनीम, मैं एक चीज आपको कहूंगा कि मैं पिछले जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 3 साढ़े 3 महीने से मैं एक चीज कर रहा हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, जहाँ मेरी फेसबुक प्रोफाइल की जो रीच है वो तकरीबन 12,000 से थोड़ी ज्यादा है, जिसमें फ्रेंड्स भी आते हैं और फॉलोअर्स भी आते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज ऑफर कर रहा हूँ अपने तमाम बिजनेसेस के जानने वालों को, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से ऑफर करूंगा। वो तमाम लोग जो अपने बिजनेसेस में बेशक छोटा है, बेशक बड़ा है, बेशक सक्सेसफुल है, बेशक आजकल भी सक्सेसफुल है, ठीक है, उसके लिए मुझे एक पोस्ट भेजें अपनी, जिसमें उनका आर्ट वर्क होगा, ग्राफिक्स होंगे कि वो करते क्या हैं, या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, या कोई भी सर्विस बेचते हैं, चाहे वो मेरी सर्विस से बिल्कुल मैच करती हो, सोशल मीडिया कंसल्टेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, वो मुझे एक पोस्ट भेजें जिसके साथ एक थोड़ा सा कैप्शन भी वो मुझे भेजेंगे कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ, और मुझे कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि ये मेरे नंबर हैं, और ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरी वेबसाइट है, या ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे एक पोस्ट उन सब बिजनेसेस के लिए लगा सकता हूँ जो मुझे इनबॉक्स करेंगे। एक पोस्ट फ्री होगी सबके लिए, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब मैं आऊंगा आपके जो जो क्वेश्चन आपने आंसर किया। ठीक है,
उन तमाम बिजनेसेस को देखें जो जो छोटे हैं आपके इर्द गिर्द। बेशक वो आपका बार्बर क्यों ना हो, बेशक वो आपका तंदूर वाला क्यों ना हो जहां से आप रोटियां लेते हो, बेशक वो आपके गली के कोने पे एक नान चने लगाने वाला क्यों ना हो, उन सब को आप ऑनलाइन लेके जाओ। ठीक है, और कैसे लेके जाओ? उनकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक लेके जाओ। लेट्स से बार्बर की हम बात करते हैं। ठीक है, बार्बर अगर आप से 200 रुपया कटिंग हेयर कटिंग के चार्ज करता है, तो उसको बोलो कि आपका पेज मैं मैनेज करूंगा और मैं 25 रुपए हर कटिंग के पीछे कमीशन लूंगा आपसे, जो ऑनलाइन चैनल से आपके पास आएगा। 25 रुपए या 30 रुपए, जितना भी आप चाहो, वो आप उसको कमीशन बता सकते हो। और फिर आपने देखना है कि उससे पूछना है कि फिर आप आपके पास ऑन एवरेज, जब ये सारे हालात खराब नहीं थे, लॉकडाउन नहीं था, उससे पहले कितने कस्टमर एवरेज पर डे आते थे? लेट से 40 आए या 50 आए या 60 आए कस्टमर उसके पास पर डे, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 25 या 30 रुपए जो आप चार्ज कर रहे हो उससे वो कितने बनते हैं पर डे के हिसाब से, और पर मंथ पे कैलकुलेट करो तो वो कितने बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ना, ये मेरी अपनी नहीं है। मैं आपको जिसकी एग्जांपल है मैं उसको भी क्रेडिट दूंगा। शाम सरवर ने अपनी एक वीडियो में ये एग्जांपल कोट की है, जो वो ऑलरेडी किसी के साथ कर रहे हैं डीएचए इस्लामाबाद में। ठीक है। वो बार्बर जो था वो 300 रुपये चार्ज करता था, उनसे उससे जो है वो उसको 45 रुपए पर कटिंग जो है वो कमीशन के तौर पे उन्होंने चार्ज किया, जो उन्होंने बताया। ठीक है। इसी तरह से आप किसी के साथ भी कर सकते हैं जो आपके आसपास का बिजनेस है, उसको कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स का एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए। लेकिन रेस्टोरेंट्स में ना एक चीज का मसला हो सकता है आपको, कि हमारी जो कौम है ना यहाँ पे, वो ईमानदार नहीं है। वो ये आपको आपको इस चीज का डाउट रहेगा हमेशा कि आपके थ्रू, आपके हिसाब से आपके आपके थ्रू पर डे 10 कस्टमर जाएंगे, लेकिन वो बताएगा कि जी आप मेरे पास 3 कस्टमर आए हैं सिर्फ जी आपके पास, आपके रेफरेंस से। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअल कस्टमर बताता भी नहीं कि जी मैंने ऑनलाइन पे किया था। उसको अपनी कटिंग से काम है, वो कटिंग करा के आ जाएगा। ठीक है। उस बात का बिजनेस ऑनर ही नहीं पूछता कि जी आपको कैसे पता चला जी हमारा। जब वो पूछेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि जी सोशल मीडिया से, फेसबुक से या व्हाट्सएप से मुझे आपका एड्रेस और नंबर दिया गया। ठीक है। इस चीज को आपको एक एसओपी बनाना पड़ेगा जिसपे चेक रख सकें आप खुद, ताकि आपकी जो मेहनत है पर सेल कमीशन जो आप उससे चार्ज कर रहे हैं मंथली के हिसाब से, उस पर आप चेक रख सकें। यही वजह है कि बहुत सारी एजेंसीज जो हैं अभी तक पर मंथ चार्ज करती हैं, और पर मंथ चार्ज करने की वजह से बहुत कम कस्टमर्स को वो ऑनबोर्ड कर सकती हैं अपने अपने साथ। ठीक है, तो बात सारी है सही है। ईमानदारी अच्छा की। सर, एक सही एग्जैक्टली ईमानदारी की बात है, और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर हम लोग जो है वो डंडी मार जाते हैं। अगर 5 आएंगे तो हम 2 बता देंगे, 10 आएंगे तो हम 3 बता देंगे। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपकीपर से बात कर ली जो कि कपड़े का काम करता है, और उसको नहीं यूज करना आता व्हाट्सएप या फेसबुक या वॉटेवर। और मेरी उससे बात हुई कि सही मैं आपका जो फेसबुक पेज मैं बनाऊंगा भी सही, मैं उसको रन भी करूंगा, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप रन भी करूंगा। अब मैंने इन दोनों जगहों पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप से ग्रुप में, ट्रैफिक कैसे लेकर आना है, उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है? आइदर क्या मैं पेड प्रमोशंस करूं या कोई ऑर्गेनिक तरीका भी हो सकता है? उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर। राइट मुनीम, सबसे अच्छा तरीका जो मैं कहूँगा वो मिक्सचर है। आप पेड प्रमोशन भी करें शुरू में, और थोड़ी ज्यादा करें, और फिर आप अपने जो सर्कल है सोशल मीडिया के ऊपर आपका, वहां पे भी उसको पोस्ट करें, ताकि वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आए, और वैल्यू क्रिएट करें जो भी आप पोस्ट करें उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है पिछले 3 महीने से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैं सीख लूँ। ठीक है, और हिशाम सरवर की वीडियोस को देख के ही मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि आप जितना मर्जी यूट्यूब का लिंक जो है अपने फेसबुक पे या लिंक्डइन पे लगा दो, आपको
वहां से व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना पाकिस्तानी, वो कुछ सीखना नहीं चाहती है। बहुत कम लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। ठीक है। और लोगों को ये नहीं पता कि मैं जो बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो कि कोई और बात ना करे। ठीक है, कोई और जो बात कर रहा है। अब मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं हिशाम सरवर की जगह वीडियोस देखता। ठीक है। लेकिन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, मार्केट के हिसाब से आपको सीखना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। आप वो गलती ना करें जो आज से काफी सालों पहले नोकिया ने की थी। हाँ, आपका वो लेवल नहीं है अभी, लेकिन फिर भी छोटे लेवल पे भी आप वो गलती ना करें। आप अपने आप को अपग्रेड रखें। ठीक है। और यही मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल से मैं डिफरेंट प्लान 9 लाहौर में है, प्लान एक्स है लाहौर में। मैं इनके जो सेमिनार्स होते हैं पिछले 2 साल से मैं अटेंड कर रहा था, देखने के लिए कि ये स्टार्टअप्स के साथ कर क्या रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं ये, जो इतनी हैवी फीस चार्ज करते हैं अपने कैंडिडेट से। ठीक है। तो पता चला कि जी ये सिर्फ अपने कैंडिडेट को ये सिखाते हैं कि आपने बड़ा होके अपने आप को बेचना कैसे है। ठीक है। बेचना इज नॉट द सोल्यूशन। बड़ा होके एक लेवल पे पहुंच के उसके बाद आपने मजीद कैसे ग्रो करना है, ये सिखाना चाहिए उन प्लान एक्स को या प्लान 9 को, इंक्यूबेटर्स को। ठीक है। आपने इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाना है फिर। ठीक है। ना कि आप अपने आप को बेच के वहां से निकल जाओ, भाग जाओ वहां से। ठीक है। ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, अब मैं उनकी रोजी रोटी पे लात नहीं मार रहा, बट मैं उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने का कह रहा हूँ कि वो जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं कि वो सिखाएं कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए आपका। एग्जिट प्लान आपको रखना चाहिए, लेकिन उस सूरत में कि आप, अगर आप फेल हो रहे हो। ठीक है। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है निकलने की उस बिजनेस से बाहर। एग्जैक्टली, यू राइट सर कि हमें जो है उस अगर उस चीज में हमें कामयाबी हो रही है तो उसको और एक्सपेंड करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी और बड़े बिजनेसमैन को वो अपना आइडिया सेल आउट करके और मैं फिर किसी नए आइडिया पे काम करना शुरू कर दूं, तो फिर मैं जीरो पे आ जाऊंगा। एग्जैक्टली, बात आपने अच्छी की। प्लान एक्स और प्लान आई एक्स के बारे में मैं जानता हूँ काफी कुछ, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है वहाँ का, तो इसलिए जरा अच्छा पता है उसके बारे में। बात करते हैं सर सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी के हवाले से भी। तो अगर आप कुछ टिप देना चाहें कि अगर मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने हैं तो इसके लिए टॉप 3 टिप्स या टॉप 5 टिप्स क्या हो, तो उसके हवाले से थोड़ा सा आप हमें बता दें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के हवाले से हमें बता दें। अ, देखिए, इस वक्त बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो है ना काम कर रहे हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। अच्छा है इंटरनेशनल रेवेन्यू के लिए। ठीक है, वहां पे आपको काम करना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, 10 साल मुझे हो गए, मैं आज तक वहां पे कभी रजिस्टर भी मैंने नहीं किया। लेकिन आपके पास फेसबुक के ऊपर ही बेशुमार फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स मौजूद हैं, जहां पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहिए कि जब आप कोई प्रोफेशनल बड़ी कंपनी आके वहां पे आउटसोर्स की बात करे, तो आपको उस हिसाब से उनको अपना पेश करना चाहिए और बताना चाहिए कि जी ये उनके लिए सबसे ये वाली पॉइंट में आप जो बोल रहा हूँ, वो उनके लिए है कि अ, वो बिजनेसेस जो फ्रीलांसर्स सोशल मीडिया मार्केटर्स को ढूंढ रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको बताना चाहिए कि जी हमें किस लेवल का काम करवाना है, बिगिनर लेवल का, मीडियम लेवल का, या हाई लेवल का। ठीक है, ताकि उसके हिसाब से लोग उस पे ऑफर अपनी अपनी बिड्स दे रहे हों। ठीक है। अब मैं क्योंकि ये काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं और ना ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मेरे मेरी मेरी कैपेसिटी है काम करने की, तो बाज़ अवत ना मैं इस तरह के फ्रीलांसर्स को ना अपने साथ मिलाता हूँ कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ उनके रेट्स को। अब एक साहब से मेरी बात हो रही थी मेरे इनबॉक्स के अंदर कल रात को, कि मुझे एक क्लाइंट का काम आउटसोर्स करना है,
ग्राफिक्स की हद तक सिर्फ पोस्टिंग और क्यूरीज का आंसर मेरी अपनी टीम करेगी। ठीक है। तो ग्राफिक्स के हद तक मैंने ये काम करवाना है। लेट्स से अगर हम 20 पोस्ट की बात करें तो कितने में आप करोगे काम? ठीक है। 20 पोस्ट पर मंथ की हम बात करें तो कितने में आप करोगे? उन्होंने मुझे एक रेट बताया। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रेट आपका हो गया, मुझे सैंपल दिखाएंगे क्या है आपका जो आपने ग्राफिक्स पे बनाया हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक ही तरह के सैंपल बता दिया और कहा कि ये इंस्टाग्राम के लिए भी हैं और ये फेसबुक के लिए भी हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पे स्क्वायर पिक्चर्स चलती हैं और वही पिक्चर आप फेसबुक पे भी यूज करते हैं। हालांकि जो उन्होंने मुझे सैंपल दिखाए वो रेक्टेंगल थे। ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है इंस्टाग्राम पे काम नहीं करती, वो कहीं ना कहीं कोने से कट जाती हैं। ठीक है। तो अब उसका वो मुझसे मांग रहे थे 30,000 रुपया पर मंथ। ठीक है। तो इसी तरह से एक और साहब से मेरी अभी थोड़ी पहले व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि जी मैं ये काम करूंगा और मैं 6,000 रुपये चार्ज करूंगा ग्राफिक का। ठीक है। तो मैंने उनसे भी सैंपल मंगवाए तो अ, उनके भी सैंपल्स में वही मसला था कि उनके सैंपल रेक्टेंगल थे और उस पे जगह जगह मिस्टेक थी स्पेलिंग्स की। ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत गौर से देखना है कि आपका एक्चुअली लेवल क्या है एज अ फ्रीलांसर। जो भी आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया के कर रहे हो, ग्राफिक्स के कर रहे हो, आपका एक्चुअल एक तो लेवल क्या है, किस लेवल पे आपकी उस स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज है। स्पेलिंग्स को आप खराब तो नहीं करते। फिर आपके टूल्स के जो साइजेस होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो आपको प्रॉपरली पता है कि नहीं पता। ठीक है। इवन आप जूनियर भी अगर हो तो एक टूल है बड़ा अच्छा कैनवा, उस पर साइजेस आ जाते हैं लिखे हुए हैं। ठीक है। तो कैनवा आप यूज करो और कैनवा पे आप साइजेस तो एटलीस्ट देख लो ना कम से कम सोशल मीडिया के, तो ताकि आपको ये मसला ना हो। ठीक है। अब बात वापस आते हैं थोड़ा सा कि आपको अपने लेवल के हिसाब से अब बिड्स पे ऑफर करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल 3 या 4 महीने हुए हैं सीखते हुए, काम काम सीखे हुए, तो उसके हिसाब से आप बिड्स करो और उन्हीं पे बिड करो जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के लोग मांग रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के कॉर्पोरेट को अगर आप बिड करते हो तो आप उनका भी टाइम ज़ाया कर रहे हो और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, और फिर आप फ्रीलांसिंग को बददवाएं देते हो कि आपको काम नहीं मिलता। सही। ठीक सर, आपने सही बताया कि हमें जो है अपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल को देखना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं और उसके हवाले से हमें बीट करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे। अब फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को शौक है डिजिटल मार्केटिंग में आने का और उसका कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ जीरो एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन वो बस है कि उसने डिजिटल मार्केटिंग में करना है क्योंकि उसका शौक है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या करे कि उसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, या उसका शौक है, उसे आता कुछ नहीं है, उसे पता है हाँ नो है कि पेजेस कैसे रन करते हैं, ग्रुप कैसे रन करते हैं, पोस्ट कैसे की जाती हैं, आपने शेड्यूल पोस्टिंग किस तरह की जाती है, इसका थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है। लेकिन अब आप इस तरह आपने कहा कि आपने एक बंदे से कहा कि जी आप मुझे आप पिक्चर्स दिखाएं, अब उसे कैनवा पे काम करना नहीं आता, तो वो कैनवा पे अगर काम कर भी ले तो उसे किस तरह का कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर ले, ताकि अगर फॉर एग्जांपल वो किसी के सामने जाए बिगनर लेवल पे भी, तो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में हाव न हो। बिल्कुल। सॉरी, शुरू का क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मेरे जहन से एकदम से निकल गया। शुरू का क्वेश्चन क्या था आपका? सही। कोई ऐसा बंदा जो कि एक्सपर्ट ना हो डिजिटल अच्छा, मार्केटिंग में या सोशल एक्सपर्ट मीडिया एक्सपर्ट ना हो मैनेजमेंट के लेकिन अंदर, डिजिटल मार्केटिंग और करना चाहता हो, सीखना चाहता हो। अच्छा। एग्जैक्टली। इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी कि आप जो हो वो हशाम सरवर साहब के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं और एक हफ्ता लगाएं उनकी तमाम वीडियोस को थॉरली देखें, जो उनकी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के ऊपर हैं। ठीक है। और आजकल भी वो लाइव यूट्यूब के ऊपर क्लासेस देते हैं जो दोपहर को गालिबन 2:30 पौने 3 बजे स्टार्ट होती हैं। ठीक है। और उसमें वो आपको टास्क भी देते हैं।
ठीक है, वो आप करें। एक हफ्ता आपको लगेगा तकरीबन पुरानी वीडियोस देखने में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के ऊपर, और जो लाइव उनके सेशंस चल रहे हैं, जो लाइव होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपके साथ साथ होते हैं, वो डेली बेसिस पे उनके चल रहे होते हैं, तो वो आप करें। मैं हर किसी को एडवाइस यही करूंगा कि वो ऑन एंड ऑफ इस तरह के एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस हैं वो जरूर देखा करें। ठीक है, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, आप 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकालें कि आप इस तरह के एक्सपर्ट्स की वीडियोस को देखें, ताकि आपको कोई नई चीज सीखने को मिले। ठीक है, जो बंदा मार्केट में होता है, इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, उसके पास बेशुमार आइडियाज ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें उसको एक्सपीरियंस के साथ पता चलती हैं, टूल्स के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो वो करें। इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत कम लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर का रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं 10 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूँ, बेशुमार ब्रांड्स के जो ऑनर्स हैं वो मेरे जानने वाले हैं। ठीक है, और अब वो अपनी चीज़ों की प्रमोशन के लिए मुझे चीज़ें ऑन एंड ऑफ वैसे भी गिफ्ट मुझे भेजते रहते हैं, लेकिन अ, जो जिसमें उनकी दो चीज़ें कवर होती हैं। एक तो उनको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आती है उसको मैं अच्छा कहता हूँ, जो चीज़ पसंद नहीं आती, चाहे वो मैं पेड कैंपेन कर रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि ये बुरा है। ठीक है, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ऑनेस्टी के बारे में, क्योंकि मेरी अपनी रेपुटेशन स्टेक पे होती है इसमें, कि मेरी एक फॉलोइंग है और मैं नहीं चाहता कि मैं उस फॉलोइंग के साथ झूठ बोलूँ। किसी से कुछ पैसे अगर मुझे मिल रहे हैं काम के, तो उसके बदले। ठीक है, तो आपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहना है। आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे या सीखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने कमिटमेंट जरूर पूरी करनी है। ये ना हो कि अगर आप 2 दिन का काम कमिट करते हैं तो आप उसको 2 दिन तक रिस्पॉन्ड ही ना करें। आप क्लाइंट के साथ इन टच रहें, जी ये इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। ठीक है, ताकि क्लाइंट को पता चलता रहे कि काम हो रहा है और कितने परसेंटेज तक आपने कर लिया है। ठीक है, दिन में 1 या 2 दफा क्लाइंट को जरूर अपडेट करें। और सही है। उन सब अच्छा लोगों के सर, लिए जो फ्रेश आखिर हैं, में वो मैं उनसे अगेन मैं यही कहूंगा कि आप हिशाम सरवर साहब के यूट्यूब चैनल पे जाएं। ही इज द बेस्ट ट्रेनर, ही इज द बेस्ट गुरु। एग्जैक्टली exactly। और शाम सरवर साहब वाकई अगर वो रोज यूट्यूब पे लाइव भी आ रहे हैं और 2-2 घंटे की वो लाइव क्लास ले रहे हैं, उसमें टास्क दे रहे हैं। और मैंने खुद उनसे कुछ कोर्सेज किए हैं और उसके बाद मैं अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है। ऑब्वियसली उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। सिर्फ फ्रीलांसिंग के नहीं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। उन्होंने यूट्यूब के हवाले से अलग वीडियोस बनाई, उसके एसईओ के हवाले से अलग, कंटेंट राइटिंग के हवाले से अलग, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अलग, फिर फ्रीलांसिंग में अपवर्क के लिए अलग, फाइवर के लिए अलग, गुरु के लिए अलग। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग वीडियोस और बड़ी डिटेल वीडियोस बना रहे हैं और माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर में एक चीज और कि आजकल लोग क्योंकि घरों पे हैं, कुछ ज्यादा काम करने को नहीं है, तो वो फेसबुक पे लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर उनका गिला होता है कि जी आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। आपने पिछले दिनों एक पोस्ट भी लगाई हुई थी, अगर वो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे वाजे कर दें तो वो जरा बेहतर होगा हमारे सुनने वालों को। मुझसे एक दोस्त ने एक सवाल किया था कि जी आप मुझे बताएं मैं लोगों को फ्रेंड किस तरह बनाया करूं, मुझे शौक है मैं बड़े लोगों को जो है ना ऐड करूं अपने साथ, देखें, तो मैं आइडियल कैसे कर सकता तरीका हूँ? जो है ना, ये मेरा बहुत करीबी इंटरेस्ट का सवाल आपने मुझसे पूछा है। आइडियल तरीका ये है कि आप किसी को भी अगर फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ये नहीं कि आपने उठे सुबह दिन के जी आज मैंने मुनीम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आज मैंने उमर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आज मैंने शाम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आज मैंने रेहान अलावाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडियल तरीका यह है कि आप पहले उन साहब की पोस्ट पे जाके एंगेजमेंट करें, उनसे उनकी जो जो भी पोस्ट लगी है उसके ऊपर डिस्कशंस करें और पॉजिटिव डिस्कशंस करें। अगर आपको नहीं भी पोस्ट पसंद आती तो पहले उस पर इतराज करें। करके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए उसको सोल्यूशन बताएं। ठीक है, सिर्फ ये ना कहें कि ये गलत है, ये गलत है और मेरे हिसाब से ये ऐसे सही हो सकता है। ठीक है, ताकि जो बंदा जिस बंदे
की वो पोस्ट है उसको भी पता चले कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उस बंदे की नजर में वो कितने वैल्यू रखता है। ठीक है, जब आप कुछ दिन तक ये काम करेंगे तो आप उस शख्स की नजर में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ अरसे 2 4 5 दिन बाद वो आपको रिस्पॉन्ड भी करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी आपके पोस्ट के ऊपर जो कमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब वो करेगा तो इस तरह से थोड़े दिन और गुजारें इसी तरह से, फिर उसको एक प्राइवेटली मैसेज भेजें कि जी मैं आपकी पोस्ट को फॉलो करता हूँ, मुझे आपका कंटेंट पसंद है और मेरा ताल्लुक ये है, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? ठीक है, मेरे जैसा बंदा होगा तो वो आपकी प्रोफाइल को जाके देखेगा थॉरोली कि आप कैसा कंटेंट लगाते हो, क्या उसमें कोई हेट स्पीच तो नहीं है, क्या उसमें पॉलिटिकल चीजें तो नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर नहीं होंगी और पॉजिटिव होगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे। ठीक है, अभी आसिम साहब के साथ मैं कल इंटरव्यू में था उनके शो में। आसिम नहीं, एहसन, सॉरी, एहसन के साथ। अ, एहसन के साथ कल था और उससे एक दिन पहले आसिम के साथ था। ठीक है, उन दोनों ने मुझे मैसेज किया। वो मेरी पोस्ट पे एंगेज नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने मैसेज इतना खूबसूरत किया कि मैंने खुद उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, कि उन्होंने मुझे बताया कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्या आपके पास टाइम है? मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस सिटी में रहता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। उसके अलावा मैं रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ इंटरव्यूज करने का। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ और मैं आपका इंटरव्यू भी करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे टाइम देंगे? मुझे उस सही। मैसेज को पढ़ने में 40 सेकंड लिखे थे और उन्होंने लिखा था कि मैं 1 मिनट से कम टाइम लूंगा इस मैसेज को करने में। सही। ठीक है। और बाकी ये एग्जैक्टली अच्छी स्ट्रेटेजी है। किसी को अगर आपने लिंक करना है, कनेक्ट करना है किसी ऐसे जैसे जिसकी आप फ्रेंड बन के आप उससे कुछ सीख सकते हैं, उनको फॉलो करके आप उससे कुछ जान सकते हैं। ऑब्वियसली कई ऐसे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको फ्रेंड को सेंड करते हैं और कुछ लिखते नहीं है, तो फिर वो इंसान उनसे पूछे जी आप कौन, अपना तारुफ कराएं, तो एक अजीब सा होता है। तो इसलिए बेहतर मुनीम, है मैं बाकी एक कि जब आप एक बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा इसी टॉपिक के ऊपर। थोड़े दिन पहले ना मैं अपनी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट देख रहा था, 990 आ रही थी। ठीक है, तो मैं ऑन एंड ऑफ ऐसा करता हूँ कि एक पोस्ट लगाता हूँ कि जो लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो काइंडली, और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो काइंडली वो इस पोस्ट पे या मुझे प्राइवेट में मैसेज करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि मुझे पता चले कि मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने ऐसी ही एक पोस्ट लगाई कि जी काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें, अदरवाइज आप वहीं रहें जहाँ पे आप हैं, आइसोलेशन में रहें। ठीक है, तो उसके ऊपर एक साहब ने मुझे कमेंट किया कि जी आप बहुत रूड हैं, तो मैं आपको सही। अनफ्रेंड कर रहा हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जी अगर आप ये समझते हैं कि मैं रूड हूँ तो आप मेरी पोस्ट ना देखें, मैं आपको अनफ्रेंड कर देता हूँ। और मैंने अनफ्रेंड कर दिया उनको। उससे सही। फायदा मुझे क्या हुआ कि उसी सेम सोशल मीडिया नेम का मेरा एक एक्चुअल फ्रेंड भी है। ठीक है, तो अब मुझे दोनों लोगों को पहचानने में मसला नहीं होगा। सही। ये अक्सर औकात बहुत मसले होते हैं कि वो सेम नाम के तीन तीन चार छह लोग आपको फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं और फिर आपको अक्सर लोगों ने क्या होता है कि अपनी पिक्चर नहीं लगाई होती, बच्चे की लगा दी या किसी और की लगा दी, वो बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है, यार ये तो मेरा कोई जानने वाला नहीं है। तो प्रोफाइल पे जाके विजिट करना पड़ता है उसको, प्रोफाइल पे अच्छा यार ये मेरा दोस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमर कुरैशी साहब आपका कि आप मेरे शो में तशरीफ लेकर, बहुत अच्छी आपसे डिस्कशन हुई, बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई। होप सो जिन्होंने देखा जिन्होंने सुना वो इससे कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे।
और जो नहीं सुन सके वो बाद में सुन लेंगे इसको, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है ज्यादातर फेसबुक पर जो आती है वो रात को 8 से 10 बजे आ रही होती है, और वो उसी टाइम को जो है वो ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक। बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर में आपको जाते हुए कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें हमारी यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? पॉजिटिव मैसेज मैं देना चाहूँगा, आजकल जो पबजी के बैन के ऊपर जो इशू चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, अगर आप माइंड ना करें तो इजाज़त है क्या? जरूर सर, जरूर। अच्छा, पबजी का जो बैन करना है वो खाली पबजी का बैन करना नहीं है मेरे ख्याल से, कि वो आपकी जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको उन्होंने ताला लगाया है बेसिकली। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से ये काम गलत है, और इसके फेवर में सिर्फ वही लोग बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, जो कहते हैं कि हम बिजी हैं, बच्चा खुद से सही काम करे। मैं उन तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ जो इस तरह का काम करते हैं, और वो एक गेम को, जो बेजान गेम है, जो किसी के कंट्रोल पे आनी है तो फिर उससे चलना है, ठीक है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इसने हमारे बच्चे की जान ले ली, इसने हमारे बच्चे को खराब कर दिया। ठीक है, गेम नहीं कहती कि आप गालियां दो, गेम नहीं कहती कि उसको 24-24 घंटे खेला जाए, गेम नहीं कहती कि उसको वजह से आप पढ़ाई का शेड्यूल खराब करो, गेम नहीं कहती कि उसकी वजह से आप अपनी जो एक्चुअल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उनको खत्म करो। गेम नहीं कहती कि आप उसमें जो आपके करेक्टर्स हैं उनको कम कपड़े पहना के उसको ताड़ते रहो। गेम नहीं कहती कि आप उसकी वजह से कोई और भी गलत काम करो। गेम के फायदे क्या हैं कि गेम जब आप खेल रहे हो, आपका बच्चा खेल रहा है, तो घर में बैठा है, बाहर गलत काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाहर चोरियां नहीं कर रहा, बाहर गलत लोगों में नहीं बैठ रहा, बाहर जाके ऊट पटांग हरकत नहीं कर रहा, बाहर जाके दूसरों की लड़कियों को छेड़ नहीं रहा, बाहर जाके वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों का ऊपर चेक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट करें। गेम का कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है, और एग्जैक्टली। गेम्स की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल सकती है, और वो है ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री। अगर आपने नहीं नाम सुना तो थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दो वर्ल्ड चैंपियन हमारे गेम्स की वजह से हैं। एक का नाम शुमाइल है, एक का नाम अरसलान है। अरसलान ऐश और शुमाइल। ठीक है, एक, और वो जो चैंपियन बने हैं वो पबजी के ऊपर नहीं बने, वो दूसरी गेम्स हैं। ठीक है, तो आप पबजी को बैन करवा रहे हैं, लोग सीओ कॉल ऑफ ड्यूटी पे शिफ्ट हो गए हैं, डोटा पे शिफ्ट हो गए हैं, जीटीए पे शिफ्ट हो गए। जीटीए की से मुझे याद आया, जीटीए की जब जब स्टार्ट हो रही होती है तो उसमें करेक्टर्स ऐसे दिखाए जाते हैं जो अंडर एज लोगों, बच्चों के लिए सही नहीं है। तो काइंडली एग्जैक्टली। आपका बच्चा जब कोई गेम लेकर आ रहा होता है तो उस पर भी चेक रखें कि क्या वो उसकी एज के हिसाब से है कि नहीं। गेम्स को काइंडली ब्लेम मत करें। गेम्स से आपका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। और आपको बताऊं कि रिसेंटली जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी तरीका ढूंढा कि मैं अपने मोबाइल पे अगर कोई गेम खेल रहा होता हूँ फारिग टाइम में तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकता हूँ। मुझे तरीका मिल गया। मैंने अपने फेसबुक का जो एक पेज है मेरा, उसको मैंने उसको गेमिंग कंटेंट के लिए कन्वर्ट कर दिया, और फेसबुक ने मेरा वो पेज अप्रूव कर लिया मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अच्छा जी। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि मुझे गेम्स खेल के मैं रेवेन्यू घर पे बैठ के कमा सकता हूँ। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गैर ये हराम है, ये गलत है। अगर हरा एक साहब, मैंने पोस्ट लगाई थी अनबैन पबजी की, तो उस पे एक साहब कहते हैं कि जी ये इस्लाम में हराम है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा अगर ये हराम है तो मुझे काइंडली कोई आयत आयत दिखा दे, या कोई अहदीस दिखा दे कि गेम्स, जिसमें लिखा हो कि गेम्स खेलना हराम है। आज 2 दिन गुजर गए हैं, वो आयत और अहदीस ही ढूंढ रहे हैं अभी तक साहब। आज इस तरह तो दोपहर को सोशल मैंने मीडिया, आ, आज मैंने दोपहर को उनको रिमाइंड कराया कि जी मुझे आपकी तरफ से आयत या हदीस नहीं मिली। इस तरह तो देखा जाए तो सोशल मीडिया भी हराम है फिर आप वो क्यों यूज कर रहे हैं? देखें, नहीं, कोई मैं भी उनके चीज, थिंकिंग के हवाले, उनके कोई थिंकिंग के भी हवाले से चीज, बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल, कोई भी चीज तब तक गलत नहीं होती जब तक आप खुद गलत काम ना करें। ठीक है। 10 साल से मैं फेसबुक के थ्रू अर्निंग कर रहा हूँ। मेरे ज्यादातर जानने वाले आज भी सोचते हैं कि हम फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अपनी स्किल को एग्जैक्टली। बेच रहा हूँ, और मैं अपनी स्किल को बेचते हुए लोगों को हेल्प आउट कर रहा हूँ, लोगों के बिजनेसेस को फ्लोरिश करवा रहा हूँ। ठीक है, लोगों की सेल्स जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और उससे मुझे भी पैसे मिल रहे हैं और उस बिजनेस को भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई गलत काम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं उनकी कोई हराम चीज बेच भी नहीं रहा। मैं कौन सी शराब के ऊपर ऐड लगा रहा हूँ कि उनकी शराब बिके? मैं कौन से उसके उन किसी के चर्च के बिजनेस के ऊपर ऐड लगा रहा हूँ? मैं ऐसे काम कभी भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे जितने मर्जी पेमेंट क्यों ना मिल रही है उसके ऊपर। ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स लोग अगर इस पे चेक नहीं रखेंगे, तो आपका बच्चा हर तरह से खराब हो सकता है। और हो सकता है जिस प्रेशर को आपने गेम का नाम लगा दिया कि गेम की वजह से प्रेशर है, वो पढ़ाई का प्रेशर हो, वो एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी का प्रेशर हो, वो जॉब ना मिलने का प्रेशर हो, वो जॉब के ऊपर टारगेट्स हाई होने की का प्रेशर हो। आपने बड़ी आराम से बिल्कुल सही कहा। नाम लगा दिया कि जी पबजी की वजह से है, पबजी शैतान है सारी। पुराने जमाने में ना हमारे बुजुर्ग जब हमें देखते हैं कि हम हर वक्त मोबाइल या लैपटॉप पे लगे होते हैं, तो वो कहते हैं कि कड़ी मुआनू लगा हुआ है। तो पबजी भी एक माँ बन गई है। सही। एग्जैक्टली। और मैंने ये भी देखा काफी सारे लोग जो मोबाइल फोन पे गलत कामों में लगते थे वो छोड़ के इसमें लग गए। चलो यार, एक गलत एक बुराई से तो बच रहे हैं ना, चलो पबजी खेल रहे हैं। मैं मैं आपको बताऊं, तो मेरा मेरा इस्लाम पिंडी में मेरा कजन है। वो 8th के 9th क्लास में है इस वक्त। ठीक है, और आर्मी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है वो। और वो 1 साल से पबजी गेम खेल रहा है अपने टैबलेट पे। ठीक है, और वो क्लास में टॉप भी करता है। किसी किस्म का टेस्ट हो, किसी किस्म का एग्जाम हो, वो टॉप करता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे उस पर प्रॉपर चेक रखा हुआ है कि वो कितनी देर गेम खेलेगा और कितनी देर पढ़ाई करेगा। एग्जैक्टली। तो वहां तो चेक एंड उसको बैलेंस लाजमी मसला है। नहीं पड़ा। उसको तो मसला नहीं पड़ा। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको बताया कि मैंने गेमिंग अपना अपना फेसबुक का पेज जो है वो गेमिंग पेज बना दिया। ठीक है, तो मैं दिन में अगर कोई गेम खेलता भी हूं, तो मैं पबजी जब बैन नहीं थी, तो मैं दिन में मैंने टारगेट बनाया था, अगर मैं गेम खेलूंगा इस दिन, तो मैं 2 या 3 गेमों से ज्यादा नहीं खेलूंगा। अब पबजी की जो गेम है वो 1 मिनट में भी खत्म हो जाती है बात का, वो 10 मिनट भी चलती है, वो आधा घंटा भी चल सकती है। अब मैंने अपने ऊपर एक लिमिट लगा दी कि मैंने 2 या 3 गेमों से ज्यादा नहीं खेलना, तो नहीं खेलना बस। ठीक है, चाहे कोई चीज, चाहे मेरा दिल कर रहा हो, मैं नहीं खेलता। ठीक है, और हाँ, पबजी अगर बैन होगी तो और भी बहुत सारी गेम्स हैं। ठीक है, और तरीके लेकिन भी बहुत हैं, काइंडली अभी भी लोग पबजी खेल रहे हैं। वीपीएन का तो तरीका है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लोगों को कि अगर गवर्नमेंट ने चीज बैन की है तो आप उसको तकरीबन फॉलो करें, और इसको लीगल तरीके से खुलवाएं, पॉजिटिव ऑब्जेक्शन लगा के इसको खुलाएं। ठीक है, अब सही। और भी गेम्स हैं। आप नीड फॉर स्पीड खेल सकते हो, आप कोई और गेम खेल सकते हो जिस, और सबसे बड़ी बात, आप उसका एज लिमिट देखो कि क्या वो आपके खेलने के लिए है भी कि नहीं। एग्जैक्टली। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने माशाल्लाह मैसेज भी अच्छा दिया कि अनबैन पबजी के ऊपर वाकई काम होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आके, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि आप जाके गालियां शुरू कर दें या कुछ ऐसा कर दें। एक पॉजिटिव वे में आप अपनी बात पहुंचाएं, और उसके फिर उसके दोनों साइड इफेक्ट्स अगर वो आपको बता रहे हैं तो आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट बताएं लोगों को, ताकि आपकी बात भी आवाम तक पहुंचे। क्योंकि आवाम तक बात वही पहुंचती है जो आप लोग बताएंगे। अब लोग उसके नेगेटिव बताएंगे तो लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। अगर वही लोग जो मैं पबजी खेलते हैं
उसके पॉजिटिव इश्यूज बता देंगे, तो लोगों के पास पॉजिटिव चीजें भी पहुंचेंगी उसकी। मैं आपको इस बारे में ना कहूंगा कि ये जो ऑडियंस सुन रही है ना इस वीडियो को, वो जाके इरफान जुनेजो के यूट्यूब चैनल पे जाके देखे, उसने इस बारे में क्या बयान दिया है। वो जाके डकी भाई की इस वीडियो को खासतौर पे देखे। इस वीडियो की वजह से उसने एक वर्ड गाली या एब्यूजिव नहीं यूज किया उस वीडियो में। वो जाके देखें, क्योंकि उसने मैसेज गवर्नमेंट को पहुंचाना था इस वीडियो के जरिए। एग्जैक्टली। ठीक है, हालांकि हम बहुत सबको शुक्रिया। पता है कि डकी भाई कितनी एब्यूजिव लैंग्वेज अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। ठीक है। और उसने ये भी एग्जांपल दी कि मेरा सगा भाई 11 साल का हाफिज कुरान, उसको 1 घंटे बाद हम वो 1 घंटा पबजी खेलता है, हम उसको 1 घंटे बाद के बंद कर दो तो वो फौरन मोबाइल छोड़ देता है, साइड कर देता है। और उसी घर में ये हो रहा है जिस जहां मैं 24-24 घंटे गेम्स खेलता हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते सही। अपने बच्चों पे चेक? एग्जैक्टली, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की सर आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत मजा है आपसे बातचीत करके। उम्मीद है इस प्रोग्राम के जरिए काफी लोग कुछ सीखा होगा किसी ने, और होप सो हम कुछ तब्दीली लेके आ सकें अपने अंदर, और अब अपने बच्चों में चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें। बहुत शुक्रिया, आज का शो यहीं पे इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और आखिर में एक मैसेज जो कि मैं हर वीडियो के एंड में देता हूँ कि काइंडली शादी से पहले अपना और अपने पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात जो है कल को आने वाले को आपको बचा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अला